ये कितना और लंबा चलेगा, और जितना लंबा चलेगा ट्रंप पॉलिटिकली उतना ही कमजोर पड़ेगा। तो इसलिए जानबूझ के ईरान बाकी मुल्कों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अपनी पॉलिटिकल इज्जत को बचाए रख रहा है। ट्रंप ने जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो गठन किया है, वो तब तक नहीं आएगी गाजा में जब तक हमास को टोटली डिसआर्म ना किया जाए। तो ये जो 15 पॉइंट का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ नेतन्याहू ने मना कर दिया कि इजराइल की फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगी जब तक हमास टोटली डिसआर्म ना हो जाए। एक ही चीज बोलूंगा कि जो हरकत ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं वो उनको बैकफायर करेगा। मिडिल ईस्ट में इस समय कई बड़ी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत की 15 पॉइंट की गाजा पीस पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया है। इन सब के बीच जो मक्का डिफेंस अकॉर्ड हुआ था, जो डील साइन हुई थी, उस पर पाकिस्तान में लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। शिया लीडर्स ने कहा है कि ईरान को लेकर पाकिस्तान थोड़ा ध्यान रखे। आखिर पूरे मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच में चल क्या रहा है, इन तमाम पहलुओं को आज अनर्ड क्षेत्र में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब नरम पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की इस समय स्थिति कैसी है। इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है सर? अभी सब बढ़िया बढ़िया। ओके सर। सर, सबसे पहला सवाल डोनाल्ड ट्रंप पे अपना बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू एक मीडिया संस्थान में छपा, जिसमें यह बात सामने आई कि महज 2 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप फुल अटैक की बातें कर रहे थे, अब ये सामने बात आ रही है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक प्रेशर डालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक टर्म यूज किया, सेमी नेगोशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये सेमी नेगोशिएशन के उनके इस शब्द का क्या मतलब है और ईरान पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सेमी नेगोशिएशन से तो यही समझ आ रहा है कि अभी ये दोनों मुल्कों के बीच डायरेक्ट कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। Okay. ये ओमान, बहरीन, ये मुल्कों के द्वारा मैसेज पास किया जा रहा है अमेरिका को, और बेसिकली ये इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। और जो ईरान के मिनिस्टर हैं अब्बास अग्राक्ची, ठीक है, उन्होंने खुद बोला है कि डायरेक्ट वार्तालाप तब तक नहीं होंगे जब तक वॉशिंगटन ईरान के ऊपर बमबारी करना बंद ना करे, ठीक है। तो ये अभी भी चल रहा है। ऊपर से एक दूसरे के खिलाफ बदला लेने के लिए कभी ईरान अमेरिकन एलाइज या अमेरिकन कोई शिप जारी है कार्गो की, तो उस पे हमला कर देता है, और उसी तरह से अमेरिका भी किश्तियों पे हमला कर रहा है जिसका भी कुछ लिंक है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, ईरान के साथ। ठीक बात है। तो ये अब सिलसिला रुक नहीं रहा है और ये अभी बहुत ही क्रिटिकल दौर आ गया, क्योंकि इसके बाद फिर मैं बोलूंगा इकोनॉमिक वॉरफेयर इसके बाद अब शुरू होने वाला है। अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही, अगर यही डिप्लोमेटिक स्टेलमेट बना रहा, तो फिर एक इकोनॉमिकल प्रेशर बनेगा और इस पे इंडिया भी इफेक्टेड होगा, पूरा एशिया इफेक्ट होगा, ठीक है। और बाकी मुल्कों ने 2-2, 3-3 महीने के तो रिजर्व के लिए केटर करके रखा है, पर उस अगर रिजर्व को भी किसी मुल्क ने छू लिया तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, ये फेवरेबल चीज नहीं होती कि आप अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो एक किस्म से ईरान अपना दबदबा बनाना चाहता है कि ईरान इसे लंबा खींचेगा ताकि इकोनॉमिक वीकनेसेस आ जाए और ईरान की सुपीरियॉरिटी दिखाई दे। सर, एक बात यहाँ और समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या ये जो सेमी नेगोशिएशन हो रहा है,
या डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हम उनकी इकोनॉमी को देख रहे हैं वो बहुत तेजी से खराब हो रही है, ये पर्याप्त है? खराब इकोनॉमी पर्याप्त है ईरान को हराने के लिए? ऐसी कोई चीज बची नहीं है ईरान की जो तबाह नहीं हुई हो। और देखिए सैंक्शंस इतने सालों से लगे हुए थे, तो उसके बदले इन्होंने अपने आप को हथियारों के द्वारा स्ट्रांग किया है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी तो युद्ध आएगा। और जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और गए, वो यही प्रार्थना कर रहे होंगे मन में कि इनके साथ लड़ाई ना लगे, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक्स बहुत अलग है और बहुत ही रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है। तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए ऊपर से सऊदी अरब का भी बहुत दबदबा है अमेरिका के ऊपर कि वो ईरान के साथ इकोनॉमिक डीलिंग्स ना करे, क्योंकि एक किस्म से ईरान सऊदी अरेबिया का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक ओपोनेंट ही है। और जिस तरीके से ये युद्ध लड़ा जा रहा है और जिस तरीके से ईरान ने अपनी आईसीबीएम की सुपीरियरिटी दिखाई है बिना एयरफोर्स के, इससे पूरा वॉरफेयर चेंज कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिका पे नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है ईरान जैसे एक एक दिन बढ़ता जाएगा, ईरान के लिए ये एक विक्ट्री होगी, क्योंकि इससे इकोनॉमिकल वॉरफेयर ईरान जीत रहा है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा फाइनेंस का पैसा लगा हुआ है ये मिलिट्री ऑपरेशन को लेके। पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए भी अमेरिका पैसे बहुत ज्यादा बहा रहा है, ताकि गल्फ के जितने भी मुल्क हैं वो अमेरिका के साथ बनाए रखें। ऊपर से अमेरिका का जो थ्रेट लेवल है, जिस तरीके से अमेरिका नाकाम हुआ है अपने मिलिट्री बेसिस को बचाने के लिए, उसमें भी बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है अमेरिका को। जान माल का तो हुआ ही है, 600 से ऊपर इनके जवान मारे गए हैं, ठीक है। और तो वही सोचने की बात है कि ये कितना और लंबा चलेगा, और जितना लंबा चलेगा ट्रंप पॉलिटिकली उतना ही कमजोर पड़ेगा। तो अमेरिका भी इसी टैक्टिक में है। अमेरिका अपना मिलिट्री प्रेशर बनाना चाहता है, फिर वो इस पे सैंक्शंस लगाना चाहता है। इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इकोनॉमी तो ईरान की बची नहीं, ठीक है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सालों से वो आइसोलेटेड ही है डिप्लोमेटिकली, ठीक है। तो ईरान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उल्टा ईरान ने ये किया है कि यदि ईरान को सरवाइव करना है तो वो मिलिट्री प्रेशर बनाएगा अमेरिका के ऊपर, वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बनाएगा, वो रीजनल प्रेशर क्रिएट करेगा, बाबल मंदेब पे भी ब्लॉकेड लगाएगा, गल्फ ऑफ एडन वैसे ही उस पे ब्लॉक लगने का डर है, ठीक है। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे ही डिस्टर्ब्ड चल रहा है। तो पूरी दुनिया का जो ट्रेड रूट है, ये दोनों ट्रेड रूट तो वैसे ही इफेक्टेड हो चुके हैं। तो ईरान एक किस्म से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में है अमेरिका के खिलाफ। ठीक बात है सर, आपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात कही, तो यहाँ दो चीज अब तक जो युद्ध चला है उसमें देखने को मिल रहा है। एक, डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेजी से बोलते हैं कि हम बहुत हमला करेंगे, फिर महज कुछ ही दिनों बाद या 1 या 2 दिन बाद ही उस पर बैक ऑफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे अपने बयान से वो मुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक वक्त के बाद ईरान ने बहुत स्पष्ट बना रखा है, अभी इन्होंने जो बयान दिया उस पर भी ईरान ने कहा कि हमारी कोई डायरेक्ट अमेरिका से बात नहीं हो रही, मीडिएटर्स के थ्रू हम मैसेज भेज दे रहे हैं। तो ईरान ने जो अपनी ये रणनीति बना रखी है एकदम स्पष्ट कि हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे या उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान देते हैं, तो ईरान की ये रणनीति ईरान के फेवर में किस हद तक काम कर रही है? देखिए, पहली चीज तो ये नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है और इसमें कोई गारंटी भी नहीं कि इसमें कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। और ईरान जानबूझ के कम्युनिकेशन कर रहा है, बट दूसरे मुल्कों के द्वारा कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ईरान कह रहा है कि वो सारी बातें सुनने को तैयार है, ठीक है, पर वो वॉशिंगटन को लेजिटिमेसी नहीं देने को तैयार। मतलब वो इस टाइप का बिहेवियर कर रहा है जिसमें कि डिप्लोमेटिक एडवांटेज तेहरान की ओर दिखाई दे दुनिया को,
और ऐसे लगे कि अमेरिका की टर्म्स पे नहीं बात हो रही, ईरान की टर्म्स पे बात हो रही है। तो इसलिए जानबूझ के ईरान बाकी मुल्कों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अपनी पॉलिटिकल इज्जत को बचाए रख रहा है, क्योंकि फेस टू फेस बेइज्जती होने वाली भी बात होती है। आप पे जौन सा मुल्क बार बार ताबड़तोड़ बॉम्बिंग कर रहा है, आप उसी मुल्क के लोगों के साथ एक ही टेबल पे बैठ के आमने सामने बातें कर रहे हैं, है ना। या तो सीज फायर हो, फिर आप आगे बैठ के इकट्ठे टेबल पे बात भी करें तो कोई मतलब बनता है। तो ये ह्यूमिलिएटिंग है कि अमेरिका इन पे वार भी कर रहा है और बोल रहा है टेबल पे आके बैठ के बात करो। तो जितने भी ईरानियन ऑफिशियल्स हैं वो नहीं चाहते कि वो पब्लिकली दिखे कि वो वॉशिंगटन की किसी भी पॉलिटिकल बंदे के साथ आगे बैठ रहे हैं, क्योंकि इससे लगेगा कि ईरान अपने ही टर्फ पे अंडर प्रेशर आया हुआ है अपनी मुल्क में बैठा बैठा। तो इसके अंदर अब कौन से मुल्क शामिल है? ओमान, कतर, पाकिस्तान, तुर्की। तो ये सारे मुल्क हैं जो नेगोशिएट करने के लिए मदद करने को तैयार है। बट वो एंड ऑफ द डे वही है कि ईरान की डिनायबिलिटी है कि भाई ईरान नहीं बात करना चाहता तो फिर नेगोशिएशन तो फेल है ना, क्योंकि नेगोशिएशन मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफों से होती है। पर जब एक साइड बात ही नहीं करना चाहती तो आप इसे कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन कैसे बोल सकते हैं? सर, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में हुई है। इजराइल ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट दिए थे गाजा पीस के लिए, उसको मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह डिसआर्म नहीं होता, फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगी। क्या इजराइल के इस स्टैंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में फिर से इनके रिश्ते में कड़वाहट आएगी, जो कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से बना हुआ है? देखिए ना, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ट्रंप का कुछ समय तक का टेन्योर है, ये चला जाएगा। तो इजराइल के लिए चिंताजनक बात यह होगी कि आने वाला प्रेसिडेंट यूएस का कौन होगा। ट्रंप ने जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो गठन किया है, वो तब तक नहीं आएगी गाजा में जब तक हमास को टोटली डिसआर्म ना किया जाए। और इसके लिए सारे मुल्क कह रहे कि पहले इजराइल हमास को डिसआर्म करेगा तो ही आईएसएफ के मुल्क वहां पे हिस्सा लेने जाएंगे पीस कीपिंग में। तो पहली चीज तो ये डिसआर्मामेंट अभी भी चल रहा है, ठीक है। और जो जीसीसी के मुल्क हैं, जो आईएसएफ के मुल्क हैं, वो कह रहे कि इजराइल को विड्रॉ कर लेना चाहिए बीचों बीच, या तो विड्रॉ कर लो या फिर डिसआर्म कर लो। तो नेतन्याहू इस पक्ष में है कि वो विड्रॉ भी नहीं करेगा और वो डिसआर्म भी करेगा, फुल्ली डिसआर्म। तो ये जो 15 पॉइंट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें साफ साफ नेतन्याहू ने मना कर दिया कि इजराइल की फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगी जब तक हमास टोटली डिसआर्म ना हो जाए, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि यदि हमास को डिसआर्म नहीं किया और ये आईएसएफ के मुल्क वहां पे घुस गए तो हमास दोबारा रीआर्म हो जाएगा और दोबारा फिर मतलब एक और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है जिसमें आईएसएफ भी शायद शामिल हो जाए, या वो जानबूझ के हमले होने दे अपने नाक के नीचे। तो ये सारी चीजों को मन में रखते हुए प्रायोरिटी पहले है कि डिसआर्मिंग ऑफ हमास टोटल, उसके बाद ही विड्रॉल ऑफ इजराइल आर्मी होगा। उससे पहले कोई बात नहीं होने वाली है, कोई आगे गाजा को लेके प्रोग्रेस की बात नहीं होने वाली, कोई एनजीओ नहीं आने वाला है, ठीक है। यूएन का भी जो खाने पीने का सामान है वो भी मॉनिटर होता रहेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें अब इजराइल खुद मॉनिटर कर रहा है। ठीक बात और है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि डिसआर्मामेंट अगर कर भी दिया तो कौन सी वेरीफाइंग बॉडी है जो बोलेगी कि हाँ हमारा डिसआर्म हो गया है? मतलब कौन से पहलू हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि हमास ने हथियार डाल दिए, हमास ने सरेंडर कर दिया है ना? क्या गारंटी है इजराइल की सिक्योरिटी को लेके फ्यूचर में, ठीक है।
और क्या गारंटी है कि आईएसएफ में से कोई मुल्क जानबूझ के हमास को मतलब उनके हाथ में हथियार नहीं पकड़ाएंगे? तो बहुत सारी मैकेनिज्म्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अभी काम बाकी है और ये रातों रात नहीं होगा। और ट्रंप को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक तो गाजा का युद्ध खत्म हो, फिर दूसरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा शुरू हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर वो चाहेगा कि अमेरिकी कंपनियां आए और निवेश करें, ठीक है, और तीसरा है कि मैं अब ये एक सबसे बड़ा सवाल है, गाजा को नक्शे पे किसका हिस्सा माना जाएगा? अब ट्रू बात। यूएन अप्रूव करेगा या कौन सा मुल्क अप्रूव करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो ये कहने की बात है कि ये सब हो रहा है, बट इसका लीगल अप्रूवल कौन देने वाला है? और जो भी देगा, क्या उसकी बात को लेके पूरा विश्व उस बात को लेके सहमत होगा? तो एक किस्म से ट्रंप का प्रेशर बना हुआ है नेतन्याहू पे कि इसे जल्दी रोको, और नेतन्याहू कह रहा है कि नहीं, मेरे नेतन्याहू के पॉलिटिकल लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि देखिए उनके नाक के नीचे इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, तो वो किसी भी हद पे जाएंगे पर हमास को नष्ट नाबूद करके ही हटेंगे। अगर नेतन्याहू ने ये नहीं किया तो उनके पॉलिटिकल करियर का ये सबसे डिस्ट्रक्टिव मोड होगा, वो हार जाएंगे पॉलिटिकली और शायद दोबारा पॉलिटिक्स में आ भी ना सके अगर इन्होंने हमास को टोटली डिफीट नहीं किया। ठीक बात है सर। एक अब बात कर लेते हैं जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। इस एग्रीमेंट के महज एक दिन बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को इलेजिटिमेट कंट्री बताया और उसको बताया कि इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देश को यूनाइट होना चाहिए। आप इनके इस बयान को कैसे देखते हैं? और ये जो पूरा एग्रीमेंट है, ये तो जहां तक जो अभी तक बयान है वो तो ईरान के खिलाफ जाएगा, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया वो क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जो हरकत ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं वो उनको बैकफायर करेगा, क्योंकि देखिए ये ही बातें मुअम्मर गद्दाफी करते आए थे लिबिया में, ठीक है। तो जॉन से मुल्क ने इजराइल के खिलाफ ऐसी बातें की हैं, उसको मुंह की ही खानी पड़ी है और पूरा वेस्ट उसके खिलाफ है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि ये कोई इस्लामिक नेटो नहीं है, ये एक आप कहें कि एक सुन्नी अलायंस है, और ये मुस्लिम्स को, जो शिया और सुन्नी है, इनके बीच में फर्क बहुत होने वाला है। इनके बीच में फर्क बहुत क्रिएट होगा। दूसरा, तुर्की और सऊदी अरब को न्यूक्लियर कवर चाहिए ताकि बाई चांस इजराइल के खिलाफ कोई बात हो जाए, पर अंदरूनी बात यह है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते अच्छे हैं, यूएई के रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है गल्फ में उन सब के रिश्ते नाते इजराइल के साथ दे आर इन गुड टर्म्स। सिर्फ तुर्की है जो मुसलमान उलेमा को लीड करना चाहता है, तो उसकी जो बयानबाजी है इजराइल के खिलाफ बहुत कड़ी है, ठीक है। और सेम पाकिस्तान भी यही लाइन टो कर रहा है, और इन्हें ये नहीं पता कि वेस्टर्न कंट्रीज ये जब नोट करती है कि ये रेडिकल सोच है इस पर्टिकुलर मुल्क की इजराइल के खिलाफ, तो अमेरिका प्रोटेक्टर है इजराइल का, फिर अमेरिका और इजराइल मिलके कोई ना कोई कार्रवाई करवाएंगे इन मुल्कों में ताकि इनकी पॉलिटिकल टॉपब्रास को चुप कराया जा सके या फिर उनसे उनकी बात मनवाई जा सके। सर, एक बात और पाकिस्तान में हुई है, जो इन्होंने ये डील साइन की है उसके बाद पाकिस्तान में जो शिया लीडर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को इस बात को लेकर अवेयर कराया है कि आप ईरान पे न्यूट्रल रहें, उस पर बहुत ज़्यादा वन साइडेड ना हो। क्या इस अकॉर्ड पे जिस तरह से जिस डायरेक्शन में भी पाकिस्तान जा रहा है उसके बाद पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इस डील
इस डील के साइन करने के बाद, जो अभी साइन कर चुके हैं ये लोग? तो देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनता जा रहा है और टाइमिंग ऐसा है कि ईरान के खिलाफ जो जंग जारी है, तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए ये जब अलायंस बना है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का सबसे नजदीकी एलाई उस रीजन में कौन है? इजराइल है। इजराइल के रिश्ते सऊदी अरब के साथ काफी बेहतर है, यूएई के साथ भी बेहतर है, सभी मुल्कों के साथ बेहतर है। पर यहां ईरान में जो रेडिकलिस्टिक सोच है वहां की आवाम की, आईआरजीसी को लेके, तो उसके खिलाफ सभी सुन्नी मुल्क भी इकट्ठे हुए पड़े और अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अब क्या है, इस दौरान जब सारी चीजें स्मूथली चलनी चाहिए, तब ख्वाजा आसिफ का बयान आ रहा है कि इजराइल के खिलाफ है पाकिस्तान। तो आप जब ऐसे बयानबाजी करेंगे तो आपका जीसीसी मुल्कों के साथ नजदीकी विल नॉट बी सीन इन अ गुड वे, और अमेरिका फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू करेगा आपके लिए। ठीक है। और मैं एक और चीज कहता हूं, अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच भिड़ंत हो गई, तब पाकिस्तान क्या करेगा? ठीक बात है। पाकिस्तान की आधी फौज तो यमन के बॉर्डर पे बैठी हुई है, दक्षिण सऊदी अरेबिया में। वहां पे अगर हमला जारी हो गया, आईआरजीसी के इशारे पे अगर हुती मारने लग गए पाकिस्तानी फौजियों को, तब क्या रिएक्शन होगा? और अगर सऊदी अरब हमला करने जा ही रहा है ईरान के खिलाफ, तब पाकिस्तान को भी तो हिस्सा लेना पड़ेगा। और फिर अमेरिका को भी तो एक बेस चाहिए जहां पे उसके एयरक्राफ्ट लैंड करके रीफ्यूल री इक्विप करके, है ना, हथियारों के साथ दोबारा जाए हमला करने ईरान के मतलब एयर स्पेस में, तो उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी वेस्टर्न बॉर्डर पे। और क्या गारंटी है कि ईरान इस्लामाबाद पे हमला नहीं करेगा? सऊदी अरेबिया पे तो करेगा ही। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा वो? ये तो बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान और पाकिस्तान। तो अब एक ऐसी लाल लकीर खिंच चुकी है जिसमें अब ना कोई बात करने की गुंजाइश रही है, ना कोई सीजफायर की गुंजाइश रही है। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी सुन्नी मुल्क है वो अमेरिका और इजराइल के साथ है, उनके बोलने पे अलायंस बना रहे हैं, और एक तरफा शियाई मुल्क अलग थलग हो गए हैं। अब जो इजराइल मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, इसके मुताबिक मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को धीरे धीरे शिया और सुन्नी के युद्ध में तब्दील करवा देगा। ठीक है, बहुत बहुत। और जब ये शिया सुन्नी का युद्ध तब्दील होगा, तब बाकी सारे वेस्टर्न मुल्क और एशिया में शांति होगी और टेररिज्म भी कम होगा, क्योंकि ये आपस में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बिजी हो जाएंगे। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।